और जब कृषि के क्षेत्र में विचार करते हैं तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनका अपना महत्व है। उन पर काम करना हमारे लिए अनिवार्य भी है और सरकारें उन पर काम कर भी रही हैं। लेकिन कृषि का क्षेत्र, इसकी व्यापकता को देखते हुए निश्चित रूप से इसको प्राथमिकता देना यह देश के लिए भी जरूरी है और हम सबकी आवश्यकता के लिए भी जरूरी है, क्योंकि देश का बड़ा भूभाग खेती के लिए प्रयुक्त होता है। देश की अधिकांश आबादी खेती के क्षेत्र में काम करती है। अगर मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य में अगर हम देखें तो रोजगार का भी सबसे बड़ा साधन अगर कोई क्षेत्र है तो वह कृषि का क्षेत्र ही है। फिर खाद्यान्न, बाकी चीजें, प्रोसेसिंग, ये सब हमारी आवश्यकता है, अर्थव्यवस्था में उसका योगदान है। लेकिन बड़ी आबादी की निर्भरता खेती पर है और इसलिए खेती को प्राधान्य देना यह अत्यंत आवश्यक है। अभी डॉक्टर महापात्रा जी भी कह रहे थे और आशीष जी भी इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि कुल मिला के आजादी के बाद कृषि के क्षेत्र में जितना पॉलिसीगत परिवर्तन आना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं विलंब हुआ है। यह इससे भी दृष्टिगोचर होता है कि जब देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 50% था। धीरे धीरे यह कम हुआ क्योंकि देश के तमाम सारे वे क्षेत्र जिन क्षेत्रों में रिफॉर्म हुए, जिन क्षेत्रों में पूंजी निवेश हुआ, जिन क्षेत्रों ने बैंक को मदद की, उन क्षेत्रों ने रोजगार के अवसरों को भी सृजित किया, जीडीपी में भी बड़ा योगदान किया। लेकिन कृषि का क्षेत्र विलंब के कारण पिछड़ गया। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ हम देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि कृषि की अर्थव्यवस्था और हमारी गांव की परंपरा और गांव की आधारित अर्थव्यवस्था, ये हिंदुस्तान के एक तौर से बैकबोन है। कोविड का संकट तो भी 19 में आया, लेकिन इससे पहले भी कई बार देश और दुनिया मंदी के दौर से गुजर चुकी है। लेकिन दौर कैसा भी प्रतिकूल रहा हो, लेकिन हिंदुस्तान की गांव आधारित अर्थव्यवस्था और खेती, इन दोनों ने मिलकर बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता को झेला है और देश को संकट में नहीं आने दिया। अभी कोविड-19 आया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई। हमारे देश के भी सारे स्वचालित कल कारखाने बंद हो गए, आवागमन बंद हो गया। लेकिन ऐसी परिस्थिति में कृषि ने और कृषक ने और गांव आधारित अर्थव्यवस्था ने अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया। कृषक को जो परिश्रम अपेक्षित था वो उसने किया। खेती की कटाई भी हुई, खेती का उपार्जन भी हुआ, ग्रीष्म ऋतु की फसलें भी गत वर्ष की तुलना में अधिक बोई गई। खरीफ के बुआई को देखें और खरीफ के उत्पादन को देखें तो भी किसान ने मेहनत करके बम्पर फसलें पैदा की। और आज अगर जीडीपी को देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बाकी सब क्षेत्रों में जीडीपी घटा है, लेकिन कृषि ने अपने को अपने स्थान पर खड़ा रखने में समर्थता पाई है। यह हमारी कृषि की अर्थव्यवस्था जो है वह हमारी बड़ी ताकत है
लेकिन इस ताकत को पहचानना, इसको और मजबूत करना, इसको आगे बढ़ाना, इस पर विमर्श करना, काम करना, यह समय की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से काम संभाला है तब से लगातार उनकी सरकार का फोकस गांव, गरीब और किसान पर ही है। गरीबी का उन्मूलन हो, गांव में अधोसंरचना विकसित हो, गांव में रहने वाले व्यक्ति का जीवन जीना सुगम हो और हमारी खेती यह मुनाफे में आए। इस दृष्टि से सरकार ने अनेक कार्यक्रम अपने हाथ में लिए हैं। आप सब उन कार्यक्रमों से भली भांति परिचित हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी का फोकस छोटे और सीमांत किसानों पर है, क्योंकि हमारे देश में 86% छोटे और मझोले किसान हैं। ये जो छोटा किसान है, इसको एमएसपी का भी फायदा ईमानदारी से नहीं मिल पाता। सरकारी योजनाओं की भी पहुंच इस किसान तक ठीक प्रकार से नहीं है। इस छोटे किसान के पास खेती में निवेश करने के लिए पैसा नहीं है। इस छोटे किसान को बैंकें भी जितना इंटरवेंट करना चाहिए नहीं करती हैं, और कोई बड़ा निवेशक भी इस किसान के खेत तक नहीं पहुंचता। तो आज आवश्यकता है कि छोटे किसान की आमदनी कैसे बढ़े, छोटा किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित कैसे हो, छोटे किसान तक टेक्नोलॉजी कैसे पहुंचे, छोटा किसान भी वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सके, छोटा किसान भी तकनीक का उपयोग करके अपनी खेत की लागत को कम कर सके और छोटे किसान तक सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। इस दिशा में हम सब लोगों को विचार विमर्श करना अत्यंत आवश्यक है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि किसानों का परिश्रम और किसानों की दृष्टि और हमारे वैज्ञानिकों के अनुसंधान ने खेती के क्षेत्र में काफी अग्रणी भूमिका प्राप्त की है। खाद्यान्न की दृष्टि से हम आत्मनिर्भर हैं, बागवानी की दृष्टि से, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से, मिलेट्स की दृष्टि से भी अगर हम दुनिया में अपने को तुलना करेंगे तो कहीं हम पहले नंबर पे होंगे, कहीं हम दूसरे नंबर पे होंगे। तो आज हमारे सामने जो विषय है वो उत्पादन का नहीं है। उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादकता पर भी काम हो रहा है, अच्छे अच्छे किस्म के बीजों का इजाद किया जा रहा है और उसका फायदा कंट्री को मिल रहा है। लेकिन आज आवश्यकता है कि जो उत्पादन की गति देश में लगातार बनी हुई है, उस गति को और तीव्रता प्रदान करते हुए हम फसलों का प्रबंधन कैसे करें, क्योंकि अभी तक हमारा विचार उत्पादन केंद्रित रहा है। अब हमारा जो विचार और नीतियां हैं वो फसल के प्रबंधन केंद्रित होनी चाहिए और कृषक की आय बढ़ाने पर केंद्रित होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस दिशा में हम विमर्श करेंगे तो काफी हम इस क्षेत्र को लाभ दे सकेंगे। दूसरा जो पक्ष है वो हम सबको जरूर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा आशीष जी भी बता रहे थे कि कुल मिला के लोग कृषि के क्षेत्र में अध्ययन करने तो आते हैं, लेकिन कृषि के क्षेत्र को अध्ययन तक ही सीमित रखते हैं। अध्ययन करने के पश्चात, डिग्री लेने के पश्चात उनकी कोशिश रहती है कि किसी और अन्य क्षेत्र में वो आजीविका प्राप्त करें। मेरी उन्हें शुभकामनाएं हैं, वो अच्छी तालीम प्राप्त कर रहे हैं तो अच्छी नौकरी भी उनको मिले। लेकिन हम सबके मन में यह बात जरूर रहना चाहिए
कि हम जिस देश के नागरिक हैं वह देश कृषि प्रधान है, वह देश गांव प्रधान है, और इस देश की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो कृषि की और गांव की अर्थव्यवस्था है। इसलिए एग्रीकल्चर ग्रेजुएट किसी भी क्षेत्र में जाए, लेकिन कृषि से संबंधित उसकी अपनी जो जिम्मेवारी है, देश के प्रति जो उसकी जिम्मेवारी है, वो उसकी प्राथमिकता हमेशा रहनी चाहिए, हर क्षेत्र में काम करते हुए भी रहनी चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि उसके अध्ययन का सर्वाधिक उपयोग हिंदुस्तान की कृषि के लिए हो सकेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देश में लंबे समय से कृषि के क्षेत्र में निवेश हो, किसान पर लगी हुई बंदिशों को दूर किया जाए, किसान अपने उत्पादन को स्वतंत्रता पूर्वक बेच सके, अपनी मर्जी के भाव से बेच सके, अपनी मनचाहे स्थान पर बेच सके, मनचाहे स्थान से मनचाहे व्यक्ति को बेच सके, और किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो पाए और उस दिशा में वो रिस्क ले पाए। इस दिशा में जो कानूनी आवश्यकता थी, कृषि सुधार बिल पारित करके प्रधानमंत्री जी ने उस आवश्यकता को पूर्ण करने की कोशिश की है। अभी आशीष जी ने उस दिशा में थोड़ा सा संकेत दिया। मैं यह मानता हूं कि लोकतंत्र में असहमति का अपना स्थान है, विरोध का भी अपना स्थान है, मतभेद के भी अपने महत्व हैं, लेकिन क्या विरोध इस कीमत पर किया जाना चाहिए जो देश का नुकसान करे? आज जो आंदोलन चल रहा है वह आंदोलन किस तरह से किसान का भला कर सकता है, इस बात पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। आप सबको मालूम है, कृषि मंत्री के नाते प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर मैंने यूनियन के साथ 11-12 बार वार्ता की। जिन विषयों को महसूस किया उन विषयों पर संशोधन करने के लिए प्रस्ताव भी दिया, और लोकसभा और राज्यसभा में भी मैंने अपने विषय को सरकार के पक्ष को रखा। और आप सबको ध्यान होगा, जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, मुझे पार्लियामेंट मिनिस्टर ने इंटरवीन करने के लिए कहा, तो मैंने उस समय भी यह बात बल देकर कही थी कि घंटों तक किसान नेताओं से चर्चा की, और लोकसभा में 4 घंटे और राज्यसभा में 4 घंटे तक कृषि सुधार बिल के ऊपर सभी दल के नेताओं को सुना। और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, तब भी प्रतिपक्ष के लोगों ने सिर्फ किसान आंदोलन को ही प्रमुखता से बोला। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि इतने विद्वान लोग, इतने खेती का दंभ करने वाले लोग, उनमें से किसी ने भी कृषि सुधार बिल के किसी प्रावधान पर उनको आपत्ति है यह संकेत देने की कोशिश नहीं की। लोकतंत्र है तो राजनीति करने की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन क्या किसान को मारकर राजनीति की जाएगी? किसान का अहित करके राजनीति की जाएगी? देश की कृषि की अर्थव्यवस्था को तिलांजलि देकर अपने मंसूबों को पूरा किया जाएगा? इस पर निश्चित रूप से नई पीढ़ी को विचार करने की आवश्यकता है। आप सबने यह भी देखा होगा कि मैंने किसानों से बातचीत भी की, किसानों को संशोधन के प्रस्ताव भी दिए, लेकिन उसके साथ साथ मैंने यह कहा कि अगर मैं किसी संशोधन के प्रस्ताव को आपके समक्ष रख रहा हूं तो इसका मायना यह नहीं लगाना चाहिए कि कृषि सुधार बिलों में किसी प्रकार की कमी है। मैं अगर यह प्रस्ताव दे रहा हूं तो सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि आपके आंदोलन का जो चेहरा है वो किसान का चेहरा बना हुआ है। किसान के प्रति
भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का समर्पण है। किसान को प्राधान्य देने वाला यह सरकार है और इसलिए किसान का सम्मान रहे, यह हमारी प्राथमिकता है। तो हम संशोधन करने को भी तैयार हैं, लेकिन बिल में खराबी है ऐसा किसी को अंदाज लगाना नहीं चाहिए। लेकिन इन सब चीजों का जवाब कोई देने की स्थिति में नहीं है। हम सब जानते हैं कि जब किसी प्रकार का परिवर्तन आता है तो परिवर्तन में पूरे देश को बहाल कर ले जाना यह एक कठिन कार्य होता है। जब परिवर्तन की परिस्थितियां खड़ी होती हैं तो कुछ लोग उपहास भी उड़ाते हैं, फिर कुछ लोग विरोध भी करते हैं। लेकिन अगर परिवर्तन के पीछे नीति और नियत दोनों सही है तो अंततोगत्वा उस परिवर्तन को स्वीकार लोगों को करना ही पड़ता है। इस दौर से कृषि सुधार बिल गुजर रहे हैं। आप सबका सहयोग, समर्थन इन नीतियों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को और बिलों को रहे, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।